अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 को हमने डन किया, जिसके अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर्स क्वांटिटीज, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक था, सेकंड टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल मेथड। अब थर्ड हमारे पास जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और हमारे पास वेक्टर्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। हम ग्राफ के अंदर करते तो हैं, वेक्टर्स को ड्रॉ तो करते हैं ग्राफिकली, पर यार ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो मेरी बात सुनो, ग्राफ को अगर ड्रॉ करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऊपर लिखा हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हमारे पास होता क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो भाई इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ आपका किस तरीके से ड्रॉ होता है। तो ग्राफ हमारा इसी तरीके से शायद ड्रॉ होता है ना भाई, ग्राफ इसी तरीके से ड्रॉ होता है ना, बताओ। बिल्कुल इसी तरीके से होता है सर, सही है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, किसी वजह से कर रहा हूँ ना, समझ लो। ये जो एक्सेस कहलाता है मेरे पास, और ये जो एक्सेस कहलाता है, खैर मेरे पास जो हॉरिजॉन्टली एक्सेस कहलाता है, यानी कि ये वाला एक्सेस हॉरिजॉन्टली इसको कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है एक्स एक्सेस। और जो हमारे पास वर्टिकली होता है इस डायरेक्शन में, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिंपल वाई एक्सेस, ठीक है। आप लोग कहोगे सर ये तो हमें पता है, ये तो एक्स एक्सेस कहलाता है, ये वाई एक्सेस कहलाता है, नई बात बताएं। तो भाई नई बात बताने से पहले एक और बात आपको याद करवा दें। आप लोगों को ये भी पता होगा कि इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का क्या बन रहा है भाई, इनके दरमियान हमारे पास एंगल बनता है, ठीक है। कितने एंगल का हमारे पास बनता है, डिग्री का एंगल बनता है हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको मार्कर से समझाऊं, कि मार्कर से अगर मैं आपको बताऊं कि ग्राफ किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना भाई, ग्राफ इस तरीके से। जो ब्लू वाला है मेरे पास बोर्ड मार्कर, आप लोग को जो नज़र आ रहा होगा, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस, और जो ब्लैक वाला है ये वाला, यानी कि वो मेरे पास जो वर्टिकल है ये वाई एक्सिस कहलाएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मैंने ग्राफ रखा हुआ है कौन सा, एक्स वाई, और मैं एक काम करता हूं, मैं एक और एक्सिस को ड्रॉ करता हूं। ये देखो, ये ब्लू है, ये एक्स एक्सिस है, ये ब्लैक है, ये वाई एक्सिस। अब मैं काम करता हूँ, ये दोनों आपस में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब मैं पेंसिल को इधर प्लेस कराता हूँ और पेंसिल को प्लेस करवाता हूँ, तो ये देखो इस तरीके से मेरे पास एक डायग्राम बन रही है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि पेंसिल, ये वाली पेंसिल ब्लैक मार्कर की क्या है, तो आप लोग कहोगे सर ये जो एंगल बन रही है परपेंडिकुलर है ना। और अगर ब्लू से पूछूं तो कहोगे सर ये भी परपेंडिकुलर है। यानी कि ये जो मेरे पेंसिल रखी है, ये पेंसिल कौन सा एक्सिस कहलाएगा मेरे पास, ये एक नया एक्सिस बन रहा है सर, और इस एक्सिस को हम नाम देते हैं जेड एक्सिस का। इस एक्सिस को हम नाम देते हैं कौन सा भाई, जेड एक्सिस। अब जाहिर सी बात है इस तरफ तो बना नहीं सकता है, 3D तो है नहीं है, तो अब बोर्ड 3D है नहीं, तो इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अपनी कॉपीज में कि ये कौन सा एक्सिस है भाई, जेड एक्सिस है। और आपको अब मैंने बताया कि हमारे पास जो जेड एक्सिस होता है भाई, हमारे पास जो जेड एक्सिस होता है वो किस तरीके से हमारे पास होता है। और ये जो जेड एक्सिस होगा ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर बन रहा होगा। 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर। तो ये हो गया मेरे पास एक्स, ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस। अब मैं काम करता हूँ, इधर एक और एक्सिस लगाता हूँ, और ये कौन सा हो गया मेरे पास, सिंपल जेड एक्सिस हो गया। अब तीनों के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, सिंपल सर 90 डिग्री बन रही है। आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हो भाई, ठीक है, देखना 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। अब पेंसिल के हिसाब से अगर मुझे बताओ ब्लू मार्कर से, तो ये पेंसिल और ब्लू मार्कर का यानी एक्स एक्सिस का क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और अगर ही मैं आपसे पूछूं ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस का, तो ये कौन सा मेरे पास एंगल बन रहा है, जेड, सही सी बात है 90 डिग्री बन रहा है। नजर आ रहा होगा आप लोगों को, घर में ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये एक्सिस मेरे पास वाई एक्सिस कहलाता है, और ये जो तीसरा एक्सिस आप लोगों ने पढ़ा ये जेड एक्सिस कहलाता है। और ये तीनों आपस में क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आपस में तीनों क्या है, परपेंडिकुलर ही है। परपेंडिकुलरली क्या है, ये हमारे पास अरेंज होते हैं। तो और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, इनको लाइंस ही है, जाहिर सी बात है हमारे पास ये, ठीक है। और इनका अगर मैं आपसे बात करूं तो इनका एक कॉमन पॉइंट क्या है सर, इनका कॉमन पॉइंट ये बन रहा है ना। देखो कॉमन पॉइंट ऐसा पॉइंट को कहते हैं जिसके अंदर हमारी तीनों लाइंस, अभी 3 लाइंस की बात कर रहा हूँ एक्स वाई जेड, तो तीनों लाइंस का जो जहाँ पे मीट करेंगे तीनों लाइंस, वो क्या कहलाएगा मेरे पास, वो मेरे पास कॉमन पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, इधर सही है, ठीक है। तो जो कॉमन पॉइंट है मेरे पास, ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, एक्स एक्सिस का भी कॉमन पॉइंट ये, वाई एक्सिस का भी कॉमन पॉइंट ये, जेड एक्सिस का भी कॉमन पॉइंट, और इस कॉमन पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का।
इस कॉमन पॉइंट को जो नाम देते हैं उसको हम नाम देते हैं किसका भाई, मैं सही करके लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाऊंगा इधर ही ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। तो जो मेरे पास ये मेरे पास कॉमन पॉइंट होता है उसको मैं नाम देता हूँ किसका, ओरिजिन का, ठीक है। ये जो मेरे पास कॉमन पॉइंट होता है उसको मैं नाम देता हूँ सिंपल हमारा, उसको मैं नाम देता हूँ हमारा ओरिजिन का मैं नाम देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या है, 3 लाइंस का सेट है, 3 लाइंस का सेट है। 3 लाइन कौन सी, एक एक्स एक्सिस लाइन, एक वाई एक्सिस की लाइन, एक जेड एक्सिस की लाइन। 3 हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइंस है म्यूचुअली, वो हमारे पास क्या है, विथ इनिशियल कॉमन पॉइंट जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो भाई ये सिंपल सेट होता है कितनी लाइंस का, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, यानी परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल वो बना रही होंगी। तो मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है भाई, सिंपल 90 डिग्री का है, तीनों लाइंस आपस में बना रही होंगी। जेड एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस विद कॉमन इनिशियल पॉइंट, और उनका एक इनिशियल कॉमन पॉइंट होगा जिसे हम नाम देते हैं किसका, ओरिजिन का हम नाम देंगे सिंपल। और एक और बात समझने की कि भाई अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन लिखो तो आप ये लिख दोगे। अगर आपके पास आ गई कि रेक्टेंगुलर, अगर आपके पास डेफिनेशन आ गई कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन लिखो, क्या सर क्या कह रहे हैं, सर ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो भाई मेरी बात सुनो, अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर फर्क क्या होता है ना भाई। दोनों में सर कोई फर्क नहीं होता, सही है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, बस एक चीज़ के दो नाम है, एक चीज़ के दो नाम है, ठीक है। तो अगर आपसे बोलते कि भाई वो क्या बोलते, वो बोलते कि आप डेफिनेशन बताएं, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख दोगे सिंपल, और ये डायग्राम आपको बनानी है ताकि सही नंबर आपको मिले। और अगर वो बोले कि डिफाइन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप भी यही डेफिनेशन लिखोगे भाई। तो दोनों चीज़ें क्या एक ही चीज़ होती है, क्या होती है, सेट होती है 3 लाइन का, सर एक लाइन एक्स एक्सिस, एक लाइन वाई एक्सिस, एक लाइन जेड एक्सिस, ये 3 लाइन के क्या होता है, सेट होता है कोऑर्डिनेट का हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये तीनों आपस में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है विद अ कॉमन पॉइंट, इनिशियली कॉमन पॉइंट विच इज कॉल्ड ओरिजिन। एंड और ये क्या कहलाएगा हमारे पास, सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसका दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। भाई बात सुनो, लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ ही नहीं आता लिटरली अगर मैं तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं देता कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। तो ये देना बेहद ज़रूरी था, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, वरना ई कैट के हवाले से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें अगर पेपर में नहीं भी पूछता ना, तो ई कैट के लिए तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है, इनमें से कोई ना कोई सवाल तो 100% बन ही जाता है आप लोगों का ना। मगर अगर हम बुक के हवाले से बात करें, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोर्ड के हवाले से बात करें, तो बोर्ड के लिए भी ये डेफिनेशन आपसे छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ ली जा सकती हैं डिफाइन करके शॉर्ट के अंदर। तो भाई ये याद हो जानी चाहिए, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, सही है। मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा तो आप लोगों को वैसे भी ये इंशाल्लाह ताला याद हो जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के हवाले से, तो आप लोग याद कर लें तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, कि न्यूमेरिकल में ज़्यादा नहीं रहेगा कि न्यूमेरिकल ही आते हैं सिर्फ। आपको पता होगा कि भाई कभी कभार अगर न्यूमेरिकल नहीं आए तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के आंसर में बिल्कुल नहीं बैठना, थ्योरी भी याद करनी है, अगर न्यूमेरिकल नहीं आए तो क्या करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कौन से टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर, यूनिट वेक्टर की। किसकी, यूनिट वेक्टर की। अच्छा, अगर हम यूनिट वेक्टर किस लिए काम आता है, सबसे पहले तो ये जो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट का मतलब क्या होता है, ये देखो नाम है ना यूनिट वेक्टर। अब बताओ यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट का अगर बात करी जाए तो यूनिट का मतलब होता है एक, वन, है ना। यूनिट किससे निकला है, यूनिटी से, है ना। तो यूनिट किससे निकला है, यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, वन होता है। और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, मेरे पास वन है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सिंपल वन होगा। क्या बोला सर, बात सुनो, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हो, मेरे पास वन हो। पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था मैंने रिजल्टेंट मालूम करने का, ठीक है। किसी भी वेक्टर का अगर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाए, वन आ जाए, तो वो मेरे पास कौन सा कहलाएगा वेक्टर, वो मेरे पास कहलाएगा यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर सही है, यूनिट वेक्टर तो ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन है, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। सर ये काम कहाँ आता है भाई, अगर कोई वेक्टर आपका ड्रॉ हुआ हुआ है, फर्स्ट करो कोई वेक्टर आपको ड्रॉ हुआ हुआ है, उसकी डायरेक्शन बतानी है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, कहाँ पर है, तो वो जो डायरेक्शन हम स्पेसिफाई करते हैं वो यूनिट वेक्टर हमें बताता है। वो कौन बताता है हमें भाई, वो हमें बताता है यूनिट वेक्टर बताता है हमें, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो वन हो
और उसका काम ये है कि भाई वो सिर्फ आपकी डायरेक्शन बताता है गिवन वेक्टर की, उसे हम नाम देते हैं गिवन वेक्टर का। और इसका अगर फॉर्मूले की बात करें हम यूनिट वेक्टर की, तो आपको याद होना ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स में बेहद ज़रूरी काम होगा। तो यूनिट वेक्टर का मैं फॉर्मूला इसके सामने लिख देता हूँ। सर इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं, यार क्या करूँ, यूनिट वेक्टर को कहाँ से डिनोट करूँ? एक काम करता हूँ, यूनिट वेक्टर की जगह तो वहाँ पे है नहीं, इधर कर लेता हूँ, ठीक है। इधर एक बॉक्स बना के मैं इधर कर लेता हूँ यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। यूनिट वेक्टर फॉर्मूला देख लेता हूँ मोबाइल के अंदर, ये स्क्रीन में आ भी रहा है पूरा या नहीं आ रहा है, ताकि हाँ पूरा स्क्रीन पे आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हम डिनोट किससे करते हैं? हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, और इसके ऊपर क्या होता है, मेरे पास कैप होता है, उसके ऊपर क्या होता है, कैप होता है। किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी भी वेक्टर का, फर्स्ट करें ये ए वेक्टर है, इसका आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है। अगर मुझे इस यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, उस वेक्टर का सिंपल यानी कि जो ए वेक्टर में बनाया है उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड करा देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। क्या बोला मैंने बोला अगर किसी भी चीज़ का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जो वेक्टर होता है यानी कि ए वेक्टर जो है मेरे पास, उसको ए वेक्टर को डिवाइड करा देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देते हैं। मैग्नीट्यूड का तरीका लिखने का, अच्छा वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है तुम लोगों को पता होगा, उसके ऊपर एरो हेड लगता है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ बहुत डिटेल। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या होता है वेक्टर का, सिर्फ सिंपल ए लिख दो बस, उसके ऊपर कुछ एरो वेरो नहीं लिखो। मतलब ये क्या है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, सही सादा है। और ये वाला ए किसको शो कर रहा है, ये कर रहा है वेक्टर को शो कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि इसके ऊपर एरो हेड डाला हुआ है, और जिसके ऊपर एरो हेड ना डाला वो बेचारा वो मैग्नीट्यूड शो करेगा। और अगर मैग्नीट्यूड को दूसरे तरीके से क्या करते हैं हम, ये मोड लगाते हैं, और मोड भी क्या करता है, दोनों जो बार लगाते हैं हम इसको, ये भी मैग्नीट्यूड को शो करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना जरूरी है, इसलिए ऊपर जो मैंने ए के ऊपर हेड वो लिखा है, आपके पास एरो लिखा है, ये वेक्टर है। तो वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन बन सकती है, क्या डेफिनेशन बन सकती है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ये इस तरीके से हमने क्या करा, किसी भी चीज़ का भाई यूनिट वेक्टर निकालना हो, सिंपल उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, इजी है। क्या बताया मैंने, किसी भी चीज़ का अगर आपको क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट करो बी वेक्टर है, इसको डिटेल से समझा जाए ताकि भाई एमसीक्यूज में बहुत पूछा जा सकता है आपसे, न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है। फर्स्ट करो ये बी क्या है, वेक्टर, ये क्या है, बी वेक्टर है। इसका मुझे क्या निकालना है, इसको मालूम करके बताओ तुम, इसका यूनिट वेक्टर मालूम करो, सही है। तो यूनिट वेक्टर किस तरह निकालेंगे, सिंपल यूनिट वेक्टर निकालेंगे ए, वेक्टर क्या है बी, वेक्टर क्या है मेरे पास बी, उस वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड को किस तरह डिनोट करते हैं, सिंपल बी से, या उसको मॉड लगा लेते हैं, ठीक है, या सिंपल उसको मॉड लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंपल यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम इस तरीके से लिखते हैं। बाकी इंशाल्लाह न्यूमेरिकल में लिखेंगे तो आराम से खुद ब खुद समझ आ जाएगा, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको इधर लिख दिया। अब एमसीक्यूज के लिए अगर हम बात करें, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ से बात करें तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसके ऊपर कैप लगा हुआ है ना, इसके नाम क्या हैं, इसको हम नाम देते हैं कैप का। इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, हम इसको नाम देते हैं कैप का। और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है हेड, ठीक है। और जो ई कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, एम कैट के हवाले से, इसे हम कहते हैं सरकमफ्लेक्स। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सरकमफ्लेक्स। इसे हम क्या कहते हैं, जो कैप ए के ऊपर जो कैप लगा हुआ है, जो ए के ऊपर मैंने कैप लगाया हुआ है, इस कैप को क्या कहते हैं हम, इस कैप को हम कहते हैं कैप कहते हैं, हेड कहते हैं और सरकमफ्लेक्स कहते हैं। तो कम बच्चों को बहुत पता होता है कि इसको सरकमफ्लेक्स भी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसको कैप भी कहते हैं, हेड भी कहते हैं और इसको सरकमफ्लेक्स भी कहते हैं। तो ये आपकी ई कैट एम कैट के हवाले से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको इधर डिस्कस कर दिया, आपकी बुक के अंदर ये गिवन है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड वेक्टर यानी कि फ्री वेक्टर के हवाले से हम बात करते हैं कि हमारे पास फ्री वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ फ्री वेक्टर की बात करूं तो भाई फ्री वेक्टर का मतलब क्या हो रहा है, नाम से अगर देखें तो नाम का क्या है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो फ्री हो, ऐसा वेक्टर जो कि क्या हो, फ्री हो, है ना। और वो वेक्टर को उठाएं कहीं ना कहीं भी, कहीं भी ना कहीं हम प्लेस करवा दें, ठीक है। अब फर्स्ट करो ए वेक्टर है, क्या है ए वेक्टर, वेक्टर क्या है ए, सही। अब ये क्या है, फ्री वेक्टर है। ये क्या है, मेरे पास फ्री वेक्टर बता रहा हूँ, और ऐसा वेक्टर जो क्या हो, फ्री हो, उसकी पोजीशन फिक्स ना हो, फ्री हो, ठीक है। ये वेक्टर है ए, ये कौन सा वेक्टर है, फ्री वेक्टर। अब इसको उठाता हूँ मैं इधर रख देता हूँ,
सही, अब इसको उठाता हूँ, इधर रख देता हूँ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करूंगा, ना डायरेक्शन चेंज करूंगा, उसी को उठाऊंगा, उसी को प्लेस करवाते रहूंगा हर जगह। तो ऐसा वेक्टर मेरे पास, ऐसा वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स ना हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जहां पर मुझे इस्तेमाल करना है उसका पॉइंट वो फिक्स ना हो, और मगर उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन भी क्या रहे, सेम रहे, ऐसे वेक्टर को मैं नाम देता हूँ फ्री वेक्टर का। तो फ्री वेक्टर की आपने डेफिनेशन लिखनी, देन ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए भाई आसान। तो फ्री वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो कि क्या हो भाई, फ्री हो, सही है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा ना, उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो फिक्स नहीं होगा, यानी कि इसका जो पॉइंट है वो इधर फिक्स नहीं है, इसको उठा के इधर भी लिख सकते हो तुम, इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, सही है। तो तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी उस वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो, प्लेस करवा सकते हो। तो ये मैंने आपको क्या बताया, फ्री वेक्टर बहुत आसान है यार, ऐसा वेक्टर जो फ्री हो, कहीं भी उठा के रख दो उसको, सिंपल। तो ऐसा वेक्टर हमारे पास फ्री वेक्टर कहलाता है। क्या लिखा, आ वेक्टर हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट फिक्स, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स ना हो मगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, उससे हम क्या नाम देंगे, फ्री वेक्टर का नाम देंगे। थर्ड टाइप पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। अब बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, इक्वल वेक्टर क्या नाम दिया है मैंने, इक्वल वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर को समझते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम दो चीज़ों वेक्टर को ना कंपेयर करेंगे, फर्स्ट करो, ठीक है, दो चीज़ों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इक्वल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो कि क्या हो, इक्वल हो। इक्वल मतलब सर वेक्टर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, कितनी चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें आती हैं। एक आता है उसका मैग्नीट्यूड, एक चीज़ आती है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज़ आती है उसकी क्या है, डायरेक्शन। सर वेक्टर है ना भाई, वेक्टर में दो चीज़ आती हैं, एक मैग्नीट्यूड आता है और उसका सेकंड क्या आता है हमारे पास, डायरेक्शन आती है। वेक्टर में दो चीज़ होती है सर, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब अगर आप इक्वल वेक्टर की बात कर रहे हो तो इक्वल वेक्टर में दोनों चीज़ें क्या होती है हमारे पास, सेम होनी चाहिए, 100%। 100% क्या होनी चाहिए हमारे पास, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, 100% सेम। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं इक्वल वेक्टर का, सही है। अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं सर, जिसके अंदर हम डायग्राम भी शो करके दिखाया है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करें, डायग्राम भी शो करके दिखाएं। अच्छा, ये जो है ना खैर कोई है नहीं भाई एक्सेस, ये सिंपल जो है ना, ये मैंने इसको डिनोट करने के लिए लिखा है, ठीक है, तुम लोग इसको गलत नहीं कर देना, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर इक्वल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, उस वेक्टर का हम नाम देते हैं इक्वल वेक्टर का। अब सपोज करते हैं दो वेक्टर, एक वेक्टर को नाम देते हैं ए, सही, और उसकी डायरेक्शन ये रही, और कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। और बी वेक्टर, एक और बी वेक्टर बनाते हैं, उसकी भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, और उसकी लेंथ कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 सेंटीमीटर, उसका भी लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी की मैग्नीट्यूड सेम है, आप लोग बोलेंगे हाँ सर सेम है, 2 सेंटीमीटर है ना। डायरेक्शन बोलूँगा सर सेम है, इसकी भी राइट हैंड पे, इसकी भी राइट हैंड पे, तो ये कौन से वेक्टर हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल वेक्टर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सिंपल, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने की जरूरत, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, मैथ पढ़ा के कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहा हूँ, मैथ खैर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की जरूरत देंगे, ए बनाना, बी वेक्टर बनाना, और इधर क्या लिख देंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो क्या लिखा है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर जब तक के इक्वल कहलाएंगे जब तक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा भाई, सेम होगा। अब हम बात करते हैं, अच्छा मैं पॉजिशन वेक्टर को छोड़ के नेगेटिव वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर तकरीबन 90% सेम होते हैं। क्या होता है भाई, 90% सेम है, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर से होता है मेरे पास अच्छा मैंने क्या बताया कि वेक्टर की क्या चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या कहला रहा है, इक्वल वेक्टर। गौर से सुनो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी तो क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर। सर अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, सर अगर मैग्नीट्यूड सेम हो बट मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और हमारे पास डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, डायरेक्शन क्या हो हमारे पास, डायरेक्शन हमारे पास हो सिंपल अपोजिट, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा, सही मैंने क्या कहा, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिसका डायरेक्शन सेम हो, वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। पर जिसका ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, ऐसे तमाम वेक्टर्स मेरे पास क्या कहलाते हैं भाई, ऐसे मेरे पास तमाम वेक्टर्स कहलाते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। ऐसे तमाम वेक्टर्स मेरे पास क्या कहलाते हैं, नेगेटिव वेक्टर। सर एग्जाम्पल दे दें, है ना भाई, सर एग्जाम्पल दे दें। तो एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ भाई, सही, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देते हैं आपको। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ये देंगे कि भाई फर्स्ट करो ये ए वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं इसी मैग्नीट्यूड का क्या करता हूँ, एक और वेक्टर बना लेता हूँ जिसको नाम देता हूँ बी, ठीक है भाई, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर बना दिया मैंने।
अब इसको भी इसी मैग्नीट्यूड से बनाया, पर उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सर, अपोजिट। इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। तो ये दोनों आपस में किसकी एग्जाम्पल है भाई, सिंपल नेगेटिव वेक्टर की क्या है मेरे पास इधर एग्जाम्पल है, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन क्या है, भाई अपोजिट है। ठीक है, मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, मैं ऊपर करके बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए भाई, आप लोगों को नज़र आ जाएगा तो काम हो जाएगा, क्या ज़बरदस्त काम हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर की एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ इधर, देखो इधर दे देता हूँ, ये ए वेक्टर बनाया सही। अब जो दूसरा वेक्टर बनाएंगे उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए। ठीक है, मगर उसकी डायरेक्शन क्या कर दी मैंने, अपोजिट बना दी। यानी ए की डायरेक्शन अगर इधर थी राइट हैंड पे, तो बी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, पर डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, पर डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को मैं नाम देता हूँ नेगेटिव वेक्टर्स। सर इक्वल और नेगेटिव वेक्टर दोबारा बता दें भाई, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में फर्क क्या होता है, ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उनको नाम देते हैं इक्वल वेक्टर्स का। सही है, और जिस तरह ए और बी की देखो डायरेक्शन राइट हैंड पे ही है, दोनों के राइट हैंड पे ही है ना, इस तरफ डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है 2 सेंटीमीटर, तो इसको नाम देते हैं इक्वल वेक्टर का। और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो पर डायरेक्शन अपोजिट हो, इसकी डायरेक्शन राइट हैंड पे, इस बी की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड पे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से, तो इसको मैं नाम दूंगा नेगेटिव वेक्टर्स का नाम दूंगा। तो इस तरीके से हमने डील करा किसको भाई, इसको हम इस तरह में डील करा, इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स को हमने डील करा। अब हम बात करते हैं किसको, किसके हवाले से, पोजीशन वेक्टर। सर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो हर किसी के ना नाम के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होगा, ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बताए, है ना। वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को बताए, उसका हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इसमें क्या लिखा, अ वेक्टर दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी कि ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट का ही पोजीशन बता दे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसे हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, अगर इसके सर एग्जाम्पल देनी है तो भाई इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इसकी एग्जाम्पल आप ले लो, पोजीशन वेक्टर की। ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, ये भी अभी आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है ना, ऊपर डेफिनेशन इसलिए लिखनी ताकि याद करने का मटेरियल, ऊपर ही नीचे समझाने का मटेरियल सारा। अब फर्स्ट करो, मैंने इधर बनाया एक वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को क्या कर दिया मैंने, ड्रॉ कर लिया। अब मैं बोलता हूँ भाई इसका मुझे पॉइंट बताओ, इसका पॉइंट ले लिया ये, और मैं बताऊँ इसका क्या बताऊँ, पॉइंट बताओ। तुम लोग क्या करोगे, इसका निकालोगे, एक्स निकालोगे, इसका वाई निकालोगे, इसका जेड निकालोगे, तो कुछ ना कुछ पॉइंट ये कंसीडर कर रहा होगा ग्राफ के ऊपर ना, प्लॉटिंग के बाद तुम लोगों को पता होगा। तो ये जो पॉइंट मेरे पास ये जो आ रहा होगा, उससे हम नाम देंगे किसका, पोजीशन वेक्टर का, उसको हम नाम देंगे। यानी कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट को लोकेट करे ग्राफ के अंदर, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे पोजीशन वेक्टर। यानी कि ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को बताए, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताए, है ना भाई, ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बता दे, ऐसा वेक्टर हम कहते हैं किस, क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो इसकी डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ कर दी है, आप लोगों ने बना भी ली होगी अपने पास, तो पेपर में बनाओगे ना तो मज़ा आएगा। सही है, अच्छा अब काम करते हैं क्या, अब बात करते हैं नल वेक्टर। क्या बात करते हैं, नल वेक्टर, अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन। नल किसे कहते हैं, नल वेक्टर किसे कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं जिसका क्या हो, कुछ हो ही ना, जीरो वेक्टर मतलब, है ना, नल वेक्टर का मतलब कुछ भी ना हो, है ना। तो आप क्या करते हैं, जैसे नल सेट तुम लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर, देखो बात सुनो, मैं ले लेता हूँ इक्वल वेक्टर्स बोले ना, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सही है, ए वेक्टर लो और एक बी वेक्टर ले लो, सही। आगे क्या बोल रहा है, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट आनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए दूसरा वाला। ये ए है, ये बी है, इसकी डायरेक्शन इधर राइट हैंड पे, तो बी की क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी। उसने खुद ही बोला है भाई, मैंने नहीं बोला, ठीक है, नल वेक्टर में। अब अगर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो उसके पास जो वेक्टर हमारे पास बन रहा होगा वो कौन सा वेक्टर बनना चाहिए, नल वेक्टर। चलो इनको ऐड करते हैं, ये कितने सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। सही है, अब मैं ए वेक्टर को किस में ऐड करता हूँ, बी वेक्टर के अंदर, तो उसका आंसर आना चाहिए नल वेक्टर, यानी कि जीरो वेक्टर, जीरो आना चाहिए, सिंपल। सही है, नल वेक्टर का मतलब भी जीरो होता है, नल का मतलब भी जीरो होता है। अब ए क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, बी की डायरेक्शन चेंज है अपोजिट ए से, तो क्या आ जाएगा, सिंपल -2। भाई डायरेक्शन चेंज हो ना तो माइनस आता है, सही है, नल वेक्टर प्लस माइनस होता है, -2 -2 कितना होता है, 0। तो नल वेक्टर किसके बराबर हुआ हमारे पास, सिंपल
0 के बराबर होगा। ठीक है, ये तो हमें पता था कि नल वेक्टर 0 के इक्वल आएगा, मगर तुम लोगों को प्रूफ करा दिया मैंने कि किस तरीके से नल वेक्टर जो है नल वेक्टर होगा। ठीक है, तो नल वेक्टर का क्या है, आ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सही है, तो ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर जो 2 इक्वल वेक्टर्स हो मगर उनकी डायरेक्शन क्या हो, उनकी डायरेक्शन क्या हो भाई, उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, ऐसे तमाम वेक्टर्स को हम नाम देते हैं किसका भाई, इसका नाम देते हैं हम नाम देते हैं किसका भाई, नल वेक्टर का। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इधर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया, उसके बाद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया, उसका दूसरा नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो। बाकी मेरा नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लास 11 है, न्यू बुक है, तो मसले मसाइल थोड़े बहुत होंगे, कुछ गलती मैं भी करूँगा, तो अगर कोई गलती हो तो भाई वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। और बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को बिल्कुल तमाम बातें बुक की मैं आप लोगों को सब प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोगों को ई कैट की भी बातें बता देता हूँ भाई, क्या क्या है इंपॉर्टेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये बताया। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जो मैं पूरा कोर्स करवा रहा हूँ उसके साथ साथ मैं आपको ई कैट का भी इंशाल्लाह ताला पूरा करवाते रहूँ। ठीक है, और बाकी अगर आपकी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के अंदर ये चैनल को क्या करिए, शेयर करिए, ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें कर सकते हैं आप। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।